नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो सेशन में। मैं अमन तिवारी, एक गीतकार, एक कवि और एक अध्यापक, आप सब के लिए लेकर आ गया हूं पुनः हिंदी की पाठशाला, हिंदी बाई अमन सर। और आप सब देख रहे हैं अभी मुझे CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर, और मैं सभी दर्शकों का पुनः अभिनंदन वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सेशन में। बच्चों, पिछले अध्यायों में, पिछले वीडियोस में हम हिंदी भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और वर्णमाला को भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और दोनों ही अध्यायों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हमने कर लिया है। तो अब आज मैं जिस अध्याय को लेकर आया हूं वो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कहूं तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस अध्याय के बगैर आप हिंदी की यात्रा ही नहीं कर सकते, हिंदी को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। हिंदी भाषा को अगर अच्छे से समझना है तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए संधि। जी हाँ, संधि। संधि वो अध्याय है जिससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं, और बच्चे हमारे संधि को हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं और कई बार उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि संधि वो चैप्टर है जिसको समझे बगैर हम कतई ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम हिंदी को समझ सकते हैं। हिंदी को अगर अच्छे से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको संधि को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए हम इस सेशन को शुरू करते हैं जिसका नाम है संधि। बच्चों, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको संधि को आज सिखाने वाला हूं, इससे पहले शायद आप संधि पढ़े हो ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस तरीके से आपको संधि पढ़ाऊंगा वो तरीका बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा। बिल्कुल भी मैं कोई ट्रिक की बात नहीं करूंगा, मैं कोई तुक्के की बात नहीं करूंगा, कोई जुगाड़ सेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज ज्ञान का जिस तरीके से स्थानांतरण होना चाहिए बच्चे के मन में, ज्ञान जिस तरीके से उतारना चाहिए बच्चे के मन में, उसी तरीके से उतारना चाहिए। हमें बिल्कुल भी किसी ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल करके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो सैद्धांतिक नॉलेज होती है, सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए आप विधिवत सीखिए, तरीके से सीखिए, जिसका नाम है संधि। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बच्चों संधि। तो संधि में कुछ बातें बेसिक पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको संधि की यात्रा पर लेके चलता हूं। संधि के बारे में बात करूंगा कि क्या होता है संधि, कैसे होता है संधि। पहले कुछ तथ्य मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ लें। तथ्य क्या है बच्चों? तथ्य ये है, मैं करके देखता हूं कि आप लोग संधि क्या होता है इसके लिए सामान्य सा एक ये समझ लिए, संधि का मतलब है मिलना। दो चीजों के मिलने को हम संधि कहते हैं। आपने सुना होगा पुराने समय में दो शासक आपस में संधि कर लेते थे, कई बार दो कंपनियां आपस में संधि कर लेती हैं। तो क्या है मतलब इस संधि का? संधि का मतलब सामान्य सा अर्थ है मिलना, दो चीजों का आपस में जुड़ना या मिलना। बच्चों, जब दो चीजें मिलती हैं आपस में, तो उनके मिलने की वजह से दो अलग अलग चीजें आपस में आप मिला रहे हैं, तो दोनों के अपने अपने प्रभाव हैं, और दोनों के अपने अपने प्रभाव जब आपस में मिलेंगे तो एक नया प्रभाव पैदा होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं कि अगर मैं इस पीले रंग पे बच्चों, मैं इस पीले रंग पे, ये पीला रंग मैं रंग रहा हूं, देखिए, अगर मैं इस पीले रंग पे, मैं फिर से रंग दे रहा हूं अच्छे से ताकि आप देख पाएं, अगर ये पीला रंग है और इस पीले रंग पे मैं लाल रंग थोड़ा सा डाल दूं या लाल रंग में मिला दूं, तो देखिए मैं मिला तो लाल रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मैं मिला तो लाल रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। देखिए मैं लाल रंग मिला रहा हूं पीले रंग पे, तो कैसा हो रहा है? नारंगी। होना तो इसे चाहिए लाल, लेकिन ये हो रहा है नारंगी। कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग और पीला रंग जब मिलते हैं तो दोनों रंगों के मिलने की वजह से दोनों रंगों में मिलने की जगह पर परिवर्तन आ जाता है बच्चों, और परिवर्तन ही संधि का प्रमुख लक्षण है। यह चीज समझ लीजिए। हम जो संधि सीखते हैं, हिंदी वर्णमाला में हम वर्ण पढ़ चुके हैं, और वर्णों को अगर हम आपस में मिलाएं, भिन्न भिन्न वर्णों को आपस में मिलाएं, तो दो वर्णों के मिलने पर
जब दो वर्ण अलग अलग प्रकार के वर्ण मिलेंगे या कोई भी दो वर्ण आपस में मिलेंगे, कोई भी दो अक्षर आपस में मिलाओगे, तो दो अक्षरों के मिलने से बच्चों उनमें आपस में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन को हिंदी में कहा जाता है विकार। वही विकार समझने के लिए हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संधि। तो संधि का मतलब कुछ नहीं है, संधि का सामान्य सा मतलब है परिवर्तन। दो चीजों के मिलने पर जो परिवर्तन आता है बच्चों, उसी को हम संधि कहते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले संधि की परिभाषा कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती का मतलब है बच्चों जब भी हम दो पद आपस में मिलाएंगे, पद मतलब शब्द, जब भी दो शब्द आपस में मिलाएंगे, जब भी दो पद आपस में मिलाएंगे, तो प्यारे बच्चों अब दो पद जो हैं वो जो पद होते हैं वो कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो सारे के सारे पद बच्चों आपस में नहीं मिलते हैं। समीपवर्ती जो पास पास वर्ण होंगे, जो दो पास पास मिलाने पर जो पास पास वर्ण होंगे, जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण, जो भी अंतिम वर्ण निकलेगा पहले पद का वो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जो भी प्रथम वर्ण निकलेगा बच्चों वो, ये दोनों वर्ण जो है वो समीपवर्ती होंगे, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो सबसे निकट जो वर्ण जुड़ेंगे वो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ही मिलेंगे। तो इनको कहेंगे समीपवर्ती वर्ण। माने किसी पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के समीप होते हैं, इसलिए इनको समीपवर्ती वर्ण कहते हैं। माने आप कोई भी दो वर्ण मिलाइए, कोई भी दो वर्ण आपस में मिलाइए, तो उनके मेल से जो विकार कहते हैं बच्चों परिवर्तन को। दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उनमें परिवर्तन होता ही होता है, तो उनमें परिवर्तन होता है बच्चों, और उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। समझ रहे होंगे आप कि दो वर्णों के मिलाने को, दो वर्णों के आपस में जोड़ने को हम संधि कहते हैं। लेकिन संधि हुई या नहीं हुई ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो पुनः मैं एक बार आपको समझाता हूं कि दो वर्ण, कोई भी दो चीजें आपस में मिलाई उसको संधि कहेंगे। लेकिन हम चूंकि भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा विज्ञान में हम दो वर्णों को, दो अक्षरों को आपस में मिलाते हैं, तो उनके मिलाने से बच्चों कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने अगर मेरी पढ़ाई हुई अगर वर्णमाला को पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था, शुरुआत में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे आ से, किसी भी आ से, छोटा आ या बड़ा आ, किसी भी आ से ई मिल जाए, कोई सी भी ई, छोटी ई या बड़ी ई, आ से जब ई मिलती है बच्चों तो ए बन जाता है, और ए का निर्माण ही आ और ई के मिलने से हुआ है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आ से ई मिलने पर ए बन जाता है, ए का निर्माण आ और ई के मिलने से हुआ। तो देखिए ना, जब आ ई से मिलेगा, कोई भी आ किसी भी ई से मिलेगा तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बस इसी को तो संधि कहते हैं, यही तो है संधि। दो वर्णों के मिलने पर क्या होगा ये जान लेना संधि होता है। बच्चों जिस प्रकार से जब तक दो रंग आपस में मिलकर कौन सा रंग बन जाएंगे ये आपको नॉलेज नहीं है, तब तक आप कुशल चित्रकार नहीं बन सकते। कारण यह है कि आप चित्रकार बनना चाहते हैं, चित्रकारी करना चाहते हैं, तो उसमें आप चीज़ों को रंगेंगे, और आपको अगर ये पता ही नहीं है कि इस रंग से इस रंग के मिलने पर ऐसा शेड आएगा, ये कलर बन जाएगा, तो फिर आप सही रंग बना नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से अगर आपको शब्दों को आपस में मिलाना है, दो शब्दों को, दो पदों को आपस में मिलाना है, तो दो पदों के मिलने पर कौन सा पद बनेगा, उसके स्वरों में क्या परिवर्तन आएगा, उसके व्यंजनों में क्या परिवर्तन आएगा, ये तमाम चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपने संधि अध्याय अच्छे से पढ़ा होगा। तो पुनः समझिए कि दो समीपवर्ती, दो पास पास वर्ड अगर रखे हैं, उनको आपस में मिला दिया जाए तो जो विकार या परिवर्तन होगा, परिवर्तन और विकार एक ही चीज होती है बच्चों, जो विकार या परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। इसी चीज को फिर समझाया गया, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उन वर्णों के मिलने पर परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जब भी बच्चों दो वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उन वर्णों के मिलने पर, उन अक्षरों के मिलने पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि संधि तो वर्णों को मिलाने को ही हम संधि कह देते हैं, लेकिन संधि हुई या नहीं हुई ये कैसे पता लगेगा, वो पता चलता है बच्चों परिवर्तन से। तो इसी वजह से हम दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसी को संधि मान के चलते हैं। नोट, जब दो पदों को आपस में मिलाया जाता है, ये समझ लीजिए पहले तथ्य, क्योंकि तभी आगे की कार्यवाही होगी। जब दो पदों का मतलब है दो शब्दों को, जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, बच्चों ध्यान देना, जब भी दो शब्द हम आपस में जोड़ेंगे, जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए ले लूं, जैसे मैंने ले लिया राका
और प्रथम पद हमारा है राका और द्वितीय पद हमारा है ईश। ध्यान दीजिए, प्रथम पद हमारा है राका और द्वितीय पद है हमारा ईश। तो कह रहा है कि जब दो पदों को आपस में मिलाया जाता है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालना, हमें राका का अंतिम वर्ण निकालना पड़ेगा। ये हमारा पहला पद है, प्रथम पद है। तथा द्वितीय पद का बच्चों प्रथम वर्ण, जो दूसरा पद होगा उसका हमें प्रथम वर्ण निकालना पड़ेगा। आपस में संधि करते हैं। समझिए कि जब दो पदों को आपस में मिलाया जाता है तो पद के सारे वर्ण संधि नहीं करते बच्चों, सारे पद के वर्ण संधि नहीं करेंगे। पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए, अंतिम वर्ण निकालिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण निकालिए, वही दोनों वर्ण आपस में जुड़ेंगे और वही दोनों वर्ण आपस में संधि करेंगे। तो अभी हम अगर कहें राका का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, तो कोई कहेगा सर का, नहीं बच्चों, का नहीं निकलेगा। का पे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात बड़ा आ समाहित है का में। तो अगर हम अंतिम अक्षर निकालना चाहते हैं, अंतिम वर्ण निकालना चाहते हैं, तो का के हमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर देखो मैं पूरा ही शब्द तोड़ दूं तो रा, शुद्ध रा प्लस बड़ा आ प्लस का प्लस बड़ा आ, ये चार वर्ण निकले राका में। तो अंतिम वर्ण क्या है बच्चों राका का? अंतिम वर्ण क्या? अंतिम वर्ण है आ, बड़ा आ। और दूसरा पद है हमारे पास ईश। तो ईश में तो पहला पद ही स्वर है, स्वर में अंदर तो कुछ मिला नहीं होता है, तो ई अपने आप में। तो ईश का प्रथम वर्ण आपस में मिलेगा बच्चों क्या? प्रथम वर्ण मिलेगा हमें ई, स्वयं ई। और यही दो वर्ण जो हैं आपस में संधि करेंगे, आ और ई। राका का आ और ईश का ई, ये दोनों वर्ण आपस में संधि करेंगे और ये दोनों वर्ण है बच्चों, इस पद का अंतिम वर्ण है बड़ा आ और इस पद का प्रथम वर्ण है ई। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने पर संधि हो जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा इन दोनों स्वरों में। और आपको शायद पता हो कि आ से जब ई मिलता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं बच्चों? ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये शब्द बन जाएगा राकेश। हालांकि आप परेशान मत होइएगा ये राकेश कैसे बन गया, ये मैं तमाम चीजें आपको एक एक करके विस्तारित रूप में, अच्छे रूप में समझाऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, बेसिक से जो सिद्धांत हैं वो समझ लीजिए कि जब दो पद आपस में मिलाए जाते हैं तो पहले पद का अंतिम अक्षर लेना पड़ता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लेना पड़ता है, वही आपस में संधि करते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, दो अक्षरों का मिलना, दो वर्णों का मिलना। और हम संधि करेंगे किसकी? पदों की। हम संधि करेंगे क्यों? क्योंकि हम आपस में दो पद मिलाएंगे, दो शब्द मिलाएंगे, तो शब्दों में और पदों में वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। और अक्षर जब शब्द मिलेंगे तो अक्षर भी मिलेंगे। पहले शब्द का अंतिम अक्षर मिलेगा, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलेगा, आपस में जोड़ोगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ने पे होगा परिवर्तन। जो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो उनमें होगा बच्चों परिवर्तन, और वही परिवर्तन कहलाता है संधि। अभी बस सिर्फ इतना समझिए कि संधि होता क्या है। दो वर्णों के आपस में मिलने को हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए नर प्लस ईश, नर प्लस ईश दिया, इसकी हमें संधि करनी है। तो अभी आपको नहीं पता होगा कि कैसे होती है संधि, तो आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम नर और ईश को मिलाएंगे तो होगा क्या। देखिए नर का अंतिम वर्ण क्या है? आप कहेंगे रा, तो बच्चों रा नहीं है अंतिम वर्ण नर पद का, क्योंकि इसमें हलंत तो लगा नहीं है। हलंत लगा होता तो रा होता। आप जानते हैं जब किसी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें हलंत ना लगा हो और मात्रा भी ना लगी हो, तो इसका मतलब है उसमें छोटे आ का स्वर समाहित है। तो नर का अंतिम वर्ण निकलेगा बच्चों छोटा आ, छोटा आ निकलेगा। तो जब इससे रा से छोटा आ निकाल लेंगे तो शेष बचेगा हमारे पास नर, हलंत वाला। रा से आ निकाल लिया बाहर, और ईश से प्रथम वर्ण निकाल लेते हैं ई, तो शेष क्या बचा बच्चों? शा। अब पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लिया छोटा आ, और ईश पद का हमने प्रथम वर्ण निकाल लिया बड़ी ई। ये दोनों पद आपस में बच्चों संधि करेंगे, दोनों मिलेंगे तो इनमें परिवर्तन आएगा। आ से ई मिलेगा तो क्या परिवर्तन आएगा? आ और ई मिलकर बच्चों ए हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा अच्छे से। अब हमने जब नर से आ निकाला था तो यहां नर बचा था शेष, और ईश से जब ई निकाला था तो ई शा बचा था शेष। अब ये आ और ई मिलके आपस में हो गए हैं ए, तो अब जो बचा है उसमें हम इस ए को मिला देंगे। तो रा से ए मिलाएंगे बच्चे तो नरे हो जाएगा, और शा ये लगा हुआ है तो पद बनेगा हमारा नरेश, हमारा शब्द बनेगा नरेश। तो नरेश क्यों बना? क्योंकि नर का आ और ईश का ई ये आपस में मिल गए हैं और दोनों के मिलने पर ए हो गया है।
तो इस वजह से ये बनेगा ए। तो ये इसी को हम संधि कहते हैं, दो पदों के मिलने को आपस में हम संधि कहते हैं, दो वर्णों के मिलनों को आपस में हम मिलने को हम संधि कहते हैं। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर से समझ लीजिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे नर और ईश को आपस में मिलाया बच्चों, तो नर का आ और ईश का ई आपस मिले नरेश बन गया। सत और गुरु को आपस में मिलाया तो इस पे तापे हलंत लगाया बच्चों, तापे हलंत लगाइए। ता जब गा से मिलेगा, ता जब गा से मिलेगा, गा वर्ग का तृतीय अक्षर है, क ख ग तृतीय अक्षर है, और वर्ग का पहला अक्षर जब तृतीय अक्षर से मिलता है तो बच्चों वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो ता बन जाएगा दा और शब्द हो जाएगा सदगुरु। हालांकि अभी आपको समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सत और गुरु को मिलाओगे तो सदगुरु बन जाएगा। अधः प्लस गति को मिलाओगे तो विसर्ग बदल जाएगी बच्चों ओ में और बन जाएगा अधोगति। तो बच्चों ये जो परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे ता दा क्यों बन गया, यहाँ पे रा जो था उसमें अंतिम अक्षर आ था तो आ ए क्यों हो गया, यहां विसर्ग थी अधः में तो विसर्ग ओ क्यों हो गई, इसी जवाब को जानने के लिए हम इस अध्याय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संधि। तो संधि क्या होता है बच्चों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी दो पदों को आपस में मिलाओ, आप जब भी आप दो पदों को आपस में मिलाओ तो ध्यान रखना है कि पहले पद का, पद माने शब्द होता है बच्चों, दो शब्दों को आपस में मिलाओ तो पहले शब्द का, पहले पद का अंतिम वर्ण लेना, अंतिम वर्ण निकाल लेना, और द्वितीय पद का बच्चों प्रथम वर्ण ले लेना और इनको आपस में मिला देना, और जो भी परिवर्तन होगा वो उसको आप लागू कर देना उन पदों के ऊपर, आपकी सही संधि हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि होती कितने प्रकार की है, इस तथ्य को समझते हैं। तो कह रहा है कि संधि के प्रकार बच्चों वर्णों के परिवर्तन के आधार पर, वर्णों के परिवर्तन के आधार पर संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि बच्चों तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका क्या मतलब, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, तो बच्चों क्या कह रहा है, वर्णों के परिवर्तन के आधार पर, वर्णों के परिवर्तन के आधार पर। इसका क्या मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने लिखा नर प्लस ईस, तो अब आपका पहला सवाल ये, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है, इस नर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है या स्वर है। तो आपका जवाब आएगा सर रा पे हलंत नहीं लगा, मात्रा भी नहीं लगी, इसका मतलब रा को जब हम तोड़ेंगे तो शुद्ध रा अलग हो जाएगा और आ बाहर निकल जाएगा। जैसे न रा पे हलंत लग गया, इससे आ निकाल लिया बाहर तो अंतिम अक्षर आया आ, यही तो है। इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो अंतिम अक्षर क्या है आ। ईश का प्रथम वर्ण क्या है ई, आगे दिया है शा। तो अब इस आ और ई, इनको देखिए, ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं या व्यंजन हैं। आप कहेंगे सर स्वर हैं दोनों, आ और ई आपस में मिलेंगे, ये दोनों क्या हैं, ये स्वर हैं। तो बच्चों स्वर मिलेंगे आपस में तो परिवर्तन भी तो इन स्वरों में ही आएगा ना, परिवर्तन इन स्वरों में आएगा। जैसे आ और ई मिलेंगे तो ए आ गया, तो कौन परिवर्तित हुआ, आ और ई, और आ और ई आपस में क्या थे, स्वर थे। अगर स्वर में परिवर्तन हो, स्वरों में परिवर्तन हो मिलने पर तो उसको कहते हैं स्वर संधि। ऐसे ही व्यंजन संधि, जैसे मैंने लिखा सत प्लस गुरु, तो सत में अंतिम अक्षर क्या है बच्चों, ता, अंतिम अक्षर क्या है त, तो त गा से मिलेगा तो ता बन जाएगा शुद्ध दा। तो परिवर्तन किस में हुआ, व्यंजन में या स्वर में, तो आप कहेंगे ता सर कन्वर्ट हो गया दा में, और ता क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन में अगर परिवर्तन हो, व्यंजन में अगर परिवर्तन हो, जैसे सत धन गुरु बराबर क्या हो जाएगा, सद गुरु, सदगुरु। तो परिवर्तित क्या हुआ, इसमें क्या परिवर्तित हुआ, व्यंजन परिवर्तित हुआ, स्वर परिवर्तित हुआ। तो आप कहेंगे सर व्यंजन परिवर्तित हुआ, ता परिवर्तित हो गया दा में, और ता क्या था, व्यंजन। तो इसमें हुई है बच्चों व्यंजन संधि। स्वर में परिवर्तन हो तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि। जैसे अभी नर और ईश को मिला दे तो क्या बनेगा, नरेश। क्या बनेगा बच्चों, नरेश। तो परिवर्तन किसमें हुआ, आ और ई आपस में मिलके ए हो गए। तो आ और ई आपस में मिलके ए हो गए, तो आ और ई थे क्या, स्वर या व्यंजन। तो आप कहेंगे सर स्वर थे, तो स्वर थे तो स्वर संधि हो गई उसमें। स्वर में परिवर्तन हो जाए तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो बच्चों व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि की बात करते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। बच्चों देखो जैसे लिखा था अधः
अधः प्लस गति, अधः प्लस गति। तो अधः में अंतिम अक्षर है बच्चों विसर्ग, क्या है? विसर्ग। अब विसर्ग मिल रही है किससे? वर्ग के तीसरे अक्षर से। तो जब भी बच्चों विसर्ग वर्ग के तीसरे अक्षर से मिलती है और उससे पहले आ का स्वर होता है तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ओ में बदल जाती है। तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी तो शब्द बन जाएगा हमारा अधोगति। अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि ये ओ की मात्रा जो धा पे आई वो किसके बदले आई? तो आप कहेंगे सर विसर्ग के बदले आई। तो विसर्ग में परिवर्तन हुआ ना, विसर्ग में परिवर्तन हुआ तभी तो ओ बना। तो विसर्ग में परिवर्तन हो जाए कभी तो उसको कहते हैं विसर्ग संधि। व्यंजन में परिवर्तन हो जाए बच्चों तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। और स्वर में परिवर्तन हो जाए कभी तो उसको कहते हैं स्वर संधि। तो यही मैं कह रहा था कि वर्णों के परिवर्तन के आधार पर, कि परिवर्तन किस में हो रहा है, वर्णों के परिवर्तन के आधार पर संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से समझिए, दो समीपवर्ती, दो अक्षरों के आपस में मिलने को, दो वर्णों के आपस में मिलने को हम संधि कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि दो अक्षर आपस में मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो उनमें परिवर्तन हो रहा है। भाई दो चीजें आपस में मिल रही हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है। दो चीजें आपस में मिल जाए और उनमें परिवर्तन हो जाए तो समझो कि संधि हो गई। दो अक्षर या दो वर्ण आपस में मिल जाए और मिलने के बाद उनमें विकार आ जाए अर्थात उनमें परिवर्तन आ जाए तो समझो संधि हो गई। अच्छा, परिवर्तन हो सकता है पहले वाले व्यंजन में जो मिला था उसमें आए, हो सकता है जो आगे वाला मिला था उसमें आए, और हो सकता है जो दोनों मिले थे दोनों में आए। परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, परिवर्तन कहीं भी हो सकता है। पहले वाले अक्षर में भी हो सकता है, आगे वाले अक्षर में भी हो सकता है, और दोनों अक्षरों में मिलकर भी एक साथ भी परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन अगर हो जाए बच्चों दो अक्षरों के मिलने से तो उसको हम कहते हैं संधि। और संधि होती है 3 प्रकार की। अगर स्वर में परिवर्तन हो तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में परिवर्तन हो तो विसर्ग संधि। मुख्य रूप से संधि 3 ही प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं स्वर संधि क्या होता है। एक एक करके इनको पढ़ना है तो आज हम समझ लेते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि कहते किसको है? तो स्वर संधि किसको कहते हैं? देखिए, स्वर का मेल स्वर से होने पर, स्वर का मेल स्वर से होने पर, ध्यान देना बच्चों, स्वर, स्वर का मेल, स्वर का मेल मतलब स्वर को जोड़ा जाए किसी स्वर से और ये दोनों स्वर मिलने पर इनमें हो जाए परिवर्तन। बच्चों क्या हो जाए? परिवर्तन, अर्थात विकार आ जाए इनमें, परिवर्तन, इनमें हो जाए परिवर्तन। तो इनमें परिवर्तन हो जाए तो फिर उसको हम कहेंगे स्वर संधि। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्वर संधि। स्वर से स्वर मिलने पर उन स्वरों में कोई परिवर्तन आ जाए तो वो कहलाती है स्वर संधि। स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर में जो परिवर्तन या विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। माने स्वर से स्वर के मिलने पर उन्हीं स्वरों में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, राम धन आश्रय बराबर रामाश्रय। अब देखिए जरा इसको ही समझ लेते हैं। राम धन आश्रय, अब सवाल ये है कि ये स्वर संधि है कि नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको एक लाइन पहले सिखाई थी, वो हमेशा ध्यान रखनी है, हर संधि में लागू करनी है कि पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए। पहला जो पद हो, जो भी पहला शब्द हो जिसको आप जोड़ रहे हैं दूसरे शब्द से, तो पहले शब्द का, पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए। तो राम को अगर हम राम का अंतिम अक्षर निकालें तो हमें मां के पास जाना पड़ेगा, और मां को हम जब तोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा म प्लस अ। तो अंतिम अक्षर हमें मिला आ। क्या मिला? आ मिला। तो आ मिला तो हमने ये अंतिम अक्षर निकाल लिया। आश्रय का हमें प्रथम वर्ण लेना है बच्चों, तो आश्रय में प्रथम वर्ण है बड़ा आ, तो वो हमने निकाल लिया। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? छोटे आ और बड़े आ आपस में संधि करेंगे, आपस में संधि करेंगे, और दोनों आ मिलकर बच्चों बड़ा आ बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, ये सारे तथ्य हम आगे चल के सीखेंगे एक एक करके संधि में, स्वर संधि में। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बन जाएंगे। दोनों आ आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे एक आ में, और लेकिन बड़े आ में। तो अब जब बड़े आ में ये दोनों मिलकर कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये जो हमारा माँ था इस पे अब कौन सा स्वर लगेगा? बड़े आ का। तो शब्द बनेगा रा माँ, और इधर बचा क्या? बड़ा आ तो आपस में नीचे आ गया था इसमें, इधर बचा था सरे, तो सरे,
सरे, रामासरे। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो मेरे पास एक और बढ़िया बेहतरीन जुगाड़ है, देख लीजिए, वो जुगाड़ समझ लीजिए और शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहले शब्द का अंतिम अक्षर निकालना है, दूसरे शब्द का हमें प्रथम अक्षर लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर हमें लेना होता है, प्रथम वर्ण हमें लेना होता है, इनकी आपस में संधि होती है। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं, राम को तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे छोटा आ निकलेगा सर, माँ से छोटा आ निकलेगा, तो शेष क्या बचा, जब आ निकल गया तो शेष क्या बचा, शेष नीचे लिखते जाइए, शेष बचा राम, हलंत लग गया क्योंकि छोटा आ बाहर निकाल लिया। अब आश्रय का प्रथम वर्ण बाहर निकाल लो, आश्रय का प्रथम वर्ण निकाला आ, तो शेष क्या बचा, सरे, यही तो बचा, शेष बचा वो हमने नीचे लिख लिया अभी। अब हमारी संधि किसकी हो रही है, राम के अंतिम अक्षर छोटे आ और आश्रय के प्रथम अक्षर बड़े आ, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे शब्दों को, तो ये दोनों अक्षर मिलेंगे और ये दोनों अक्षर मिलकर हो जाएंगे बड़े आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़े आ। वो हमने नीचे उतार लिया जहां हमारा शेष रखा था। अब इनको आपस में आप जोड़ दीजिए, तो माँ से जब आ मिलेगा तो शब्द बनेगा रामा, और उधर लिखा है सरे, वो भी हम जोड़ देंगे, शब्द बनेगा रामासरे। तो देखिए दो स्वरों के मिलने से स्वर में ही परिवर्तन हुआ, दो आ थे एक आ हो गए हैं, तो स्वर में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको कहेंगे स्वर संधि। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे नर प्लस ईश, अभी देखा था फिर से देख लेते हैं, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। तो बच्चों नर का अंतिम अक्षर क्या निकालेंगे, नर पद का अंतिम अक्षर निकालिए तो निकलेगा छोटा आ, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसके अंदर इसमें छोटा आ समाहित है। तो शेष क्या बचा, नर, रा पे हलंत लग गया। अब ईश का प्रथम अक्षर क्या है, ई, तो वो भी निकाल लिया हमने, तो शेष क्या बचा, शा, वो नीचे रख दिया। अब आ और ई आपस में मिलते हैं, तो मैं ये वर्णमाला में भी सिखा चुका हूं आपके कि आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, और नहीं जानते तो अभी समझ लीजिए, आ और ई जब भी मिलते हैं तो ए हो जाते हैं। तो आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे ए, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, रा पे ए की मात्रा जाएगी तो बनेगा शब्द नरे, और ये वाला शा मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा नरेश। तो आ और ई ये दोनों स्वर थे बच्चों, और स्वर मिलने से स्वर में परिवर्तन हो गया है, इन दोनों स्वरों के में परिवर्तन हो गया, आ और ई कन्वर्ट हो गए ए में, तो स्वर में ही परिवर्तन हुआ, इसलिए ये भी क्या है, इसमें भी कौन सी संधि हुई है, स्वर संधि। अब एक और देख लीजिए, उमा धन ईश, उमा धन ईश, उमा धन ईश। तो उमा का अंतिम अक्षर निकालिए बच्चों, तो उमा पहला पद है, इसका अंतिम अक्षर निकालना पड़ेगा, तो निकलेगा बड़ा आ, माँ पे आ की मात्रा है तो बड़ा आ निकलेगा। शेष क्या बचा बेटा, उम शेष बच गया, हलंत लग गया उस पर। ईश का प्रथम वर्ण ई है तो वो खुद ही एक वर्ण है ई, तो वो निकाल लिया, तो शेष क्या बचा, शा। अब आ कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, ई कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, आ अगर ई से मिलेगा बच्चों तो ए हो जाता है, तो दोनों मिलकर ए में कन्वर्ट हो गए। क्यों, दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन होगा ही होगा, यही तो संधि का नियम है। यही तो सीखना है कि कौन सा परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि आ और ई आपस में मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर ए हो गए, परिवर्तन हो गया, इसको हम संधि कहते हैं। तो आ और ई स्वर थे और वो कन्वर्ट हो गए हैं ए में, वो परिवर्तित हो गए हैं ए में, तो स्वरों का परिवर्तन स्वर में ही हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस शब्द में भी स्वर संधि होगी। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, माँ पे एक ही मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा उमे, और इधर शाह है ही तो उमेश। तो बच्चों इसमें भी आ और ई मिलकर ए हो गए, तब शब्द बना उमेश। तो इसमें भी स्वर में परिवर्तन हुआ, नरेश में भी ए में ही परिवर्तन हुआ था, और रामासरे में आ में परिवर्तन हुआ था। तो इस वजह से स्वर में परिवर्तन हो स्वर के मिलने से तो उसको स्वर संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। बच्चों आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किस स्वर को किस स्वर से मिलाने पर क्या होता है, तो आपको प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, एक एक प्रकार पढ़िए। उसके बाद जैसे ही ये 5 प्रकार खत्म होते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस स्वर से क्या मिलाने पर क्या होगा। और जब तक आप अगर ये सीख ना जाएं, जब तक आप सीख ना जाएं कि किस स्वर को किस स्वर से मिलाने पर क्या होता है, तब तक आप रुकिएगा नहीं, सीखिएगा जरूर। क्योंकि संधि वो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके बगैर आप हिंदी अच्छी कर ही नहीं सकते बच्चों। इसलिए हम स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, माने 5 नियम हमें अच्छे अच्छे पढ़ने हैं इसमें, और इन नियमों को पढ़ने के बाद हम ये सीख जाएंगे कि किस
स्वर से कौन सा स्वर मिलाने पर क्या होता है। लेकिन तब तक जब तक कि आप ये पांचों प्रकार ना सीख जाएं, आपको पेशेंस रखना होगा, अपनी जिज्ञासा और अपनी मन के उठने वाले सवालों को थोड़ा दबाना पड़ेगा, और आप सिर्फ वो सीखते जाइए जो मैं सिखा रहा हूं। भरोसा करिए, आप जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते जाइए, और उसके बाद आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपके डाउट स्वयं ही खत्म होते चले जाएंगे। तो हम फिलहाल अभी ये समझ रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि भैया 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है बच्चों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 तरीके की स्वर संधि होती है। याद कर लीजिए, संधि के नाम है, ये स्वर संधि के नाम है। टेंशन लेना मत, क्या होता है किसमें वो मैं याद करा दूंगा, सब सिखा दूंगा। एक तो दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि, एक यण संधि और एक अयादि संधि। 5 तरीके की संधि होती है बच्चों स्वर संधि। 5 नियम है इसके, और वो पांचों नियमों को एक एक नाम दिया गया है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कोई पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप जवाब दीजिए 5 प्रकार की होती है। कोई पूछे स्वर संधि के नाम बताइए, तो आप गिना दीजिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की बच्चों स्वर संधियां होती हैं। अगर हम ये पांचों प्रकार सीख लें तो फिर किस स्वर से मिलने पर क्या होगा। कोई स्वर दूसरे स्वर से मिले, कोई भी स्वर किसी भी स्वर से मिले तो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा। जैसे मैं कहूं लाल रंग पीले रंग से मिले तो क्या होगा, आप कहेंगे सर नारंगी हो जाएगा। मैं कहूं कि लाल रंग अगर लाल रंग बच्चों सफेद रंग से मिले तो क्या होगा, आप कहेंगे सर गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आ अगर ई से मिले तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए हो जाएगा। मैं कहूं आ अगर ऊ से मिले तो दोनों का मिलकर क्या होगा, तो आप कहेंगे ओ हो जाएगा। यही जानने के लिए कि कोई स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलेगा तो वो दोनों किस में परिवर्तित होंगे या क्या परिवर्तन होगा, इसी को हम सीखेंगे इन 5 नियम में। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों, 5 प्रकार की होती है। उनके नाम क्या हैं, तो नाम याद कर लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हालांकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें नाम स्वतः ही याद हो जाएंगे। तो चलिए समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए हम सबसे पहली संधि, स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या कह रहा है, दीर्घ संधि क्या होता है, ये स्वर संधि का एक भेद है बच्चों, ध्यान रखना। दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का ही एक भेद है। कह रहा है कि जब कोई सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलता है, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलता है तो दोनों स्वर मिलकर अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। बच्चों परेशान मत होना, सिर्फ समझने की कोशिश करना कह क्या रहा है। जब कोई सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी छोटे या बड़े स्वर से मिलता है तो वो दोनों स्वर मिलकर अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। अब सवाल ही उठता सजातीय स्वर क्या होता है। तो बच्चों सजातीय स्वर 6 होते हैं। सजातीय स्वर समझ लीजिए 6 होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ। अब चूंकि छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों आ हैं तो आ ही, आप जानते हैं कि छोटा आ है, ठीक है, तो बड़े आ में भी क्या मिला है, बड़ा आ किससे बना है, 2 छोटे आ के मिलने से। 2 छोटे आ के मिलने से ही तो बड़ा आ बना है, आपको मैंने वर्णमाला में पढ़ाया है ये। तो छोटे आ, जब 2 छोटे आ आपस में मिले तो बड़ा आ बन गया। तो हम कह सकते हैं कि छोटे आ और बड़े आ के अंतर्गत है तो एक ही जाति, ये दोनों है तो आ ही, आखिरकार इन दोनों की जाति तो एक ही है, ये दोनों है तो एक ही। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई जाति से एक ही होती है बच्चों। छोटी ई में एक छोटी ई है और बड़ी ई में 2 छोटी ई घुसी हुई हैं। 2 छोटी ई आपस में मिला दीजिए, बड़ी ई बन जाएगी। इसी तरीके से छोटे ऊ में एक छोटा ऊ है और बड़े ऊ में बच्चों 2 छोटे ऊ घुसे हुए हैं, तो 2 छोटे ऊ आपस में मिला दीजिए, आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। तो चूंकि ये 6 के 6 स्वर एक अपनी ही जाति के 2-2 स्वर लेके चलते हैं, तो इस वजह से इनको सजातीय स्वर कहते हैं। सजाती मतलब एक ही जाति वाले। तो आ आपस में सजाती है, ई आपस में सजाती है और उ आपस में सजाती हैं। तो ये 3 जातियां हैं, जो आ जाति, ई जाति और ऊ जाति, ये 3 जातियों के स्वर हैं बच्चों, और ये तीनों कहलाते हैं सजातीय स्वर। माने छोटा आ और बड़ा आ सजाती है, मतलब एक ही जाति के हैं। छोटी ई और बड़ी ई एक ही जाति की है।
छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में एक ही जाति के हैं, तो 6 स्वरों को, इन 6 स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। तो बच्चों कुल मिला के आप समझ लीजिए, कोई भी सजातीय स्वर, कोई भी इनमें से कोई, इन 6 में से कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के, ये ध्यान रखना है, अपनी ही जाति के किसी भी छोटे या बड़े स्वर से मिले तो बच्चों दोनों स्वर मिलकर अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए इनमें से हमने छोटा आ ले लिया, अब छोटा आ अपनी ही जाति के चाहे छोटे आ से मिले चाहे बड़े आ से मिले, अभी फिलहाल हम छोटे आ से ले लेते हैं, तो छोटा आ अगर छोटे आ से मिलेगा तो दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे। इसी तरीके से छोटा आ अगर बड़े आ से मिले, अपनी जाति से मिले, कैसे भी मिले, कोई भी सजातीय स्वर आपस में कैसे भी मिले, छोटा आ अगर बड़े आ से मिले तो भी दोनों मिलकर एक बड़ा आ बन जाएंगे। अगर मान लो बड़ा आ पहले आ जाए तो बड़ा आ अगर छोटे आ से मिले तो है तो सजातीय स्वर आपस में कैसे मिले, वो हमेशा दीर्घ बनते हैं अपनी ही जाति में, अपनी ही जाति का दीर्घ हो जाते हैं। तो बड़ा आ छोटे आ से मिला तो ये दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए। बड़ा आ अगर बड़े आ से मिले तो भी बड़ा आ बन जाएगा बच्चों, क्योंकि कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी भी छोटे या बड़े स्वर से मिले तो दोनों मिलकर एक अपनी ही जाति का एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, अगर छोटी ई से मिले, है तो एक ही जाति की, छोटी ई की जाति का ही छोटी ई से मिल गया तो दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे, दीर्घ स्वर में बदल जाएगी। अब मान लो छोटी ई अगर बड़ी ई से मिले, छोटी ई ह्रस्व है, उसी की जाति का अगर दीर्घ स्वर आ जाए तो ये दोनों मिलकर एक दीर्घ हो जाएंगे, एक ही दीर्घ स्वर बचेगा उसी जाति का। बड़ी ई अगर छोटी ई से मिले तो वो दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएंगे। बड़ी ई अगर बड़ी ई से मिले तो ये दोनों मिलकर बच्चों बड़ी ई हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी सजातीय स्वर इनमें से अपनी ही जाति के किसी भी ह्रस्व या दीर्घ माने किसी भी छोटे या बड़े स्वर से मिले तो अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में अर्थात अपनी ही जाति के बड़े स्वर में वो बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए और देखिए, छोटा ऊ अगर छोटे ऊ से मिले तो क्या होगा, 2 ऊ आपस में मिलेंगे तो दोनों मिलकर बच्चों एक बड़ा ऊ बन जाएगा। अगर छोटा ऊ बड़े ऊ से मिले तो है तो सजातीय, कोई भी सजातीय स्वर आपस में मिले तो अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, बड़े ऊ में बदल गया। कोई बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिले तो भी दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएंगे। बड़ा ऊ अगर बड़े ऊ से मिले तो दोनों मिलकर एक बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के, इसमें 3 जातियां हैं आ ई ऊ, इनमें से कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही किसी जाति के किसी भी छोटे या बड़े स्वर से मिले तो दोनों के मिलने पर वो एक बड़ा स्वर बन जाते हैं, एक दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। आपको यह समझना होगा, आ आपस में छोटा या बड़ा कोई भी आपस में मिले एक बड़ा आ बन जाएगा। ई आपस में कोई भी ई आपस में मिले, छोटी बड़ी बड़ी छोटी कोई भी आपस में मिले तो दोनों मिलकर एक बड़ी ई बन जाएंगे। कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिले तो दोनों मिलकर एक बड़ा ऊ बन जाएंगे। इसी को कहते हैं दीर्घ संधि, क्योंकि वो हमेशा बड़े में ही बनते हैं, दोनों मिलकर हमेशा बड़े ही बनते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं बच्चों दीर्घ संधि। चलिए इस संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए इस संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं आगे चल के हम लोग। ये कुछ मैं उदाहरण लेके आया हूं। जैसे पहला उदाहरण है गज प्लस आनन। इन दोनों पदों को आपस में मिलाना है और हमें पता करना है कि गज और आनन को मिलाने पर कौन सी संधि हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां जगह थोड़ी सी कम है, यहां लिख देता हूं गज। तो बच्चों करना क्या है, गज और आनन को लिख लीजिए आप, धन का निशान लगा के गज और आनन को लिख लीजिए। लिख लिया। अब ये 2 पद हैं गज और आनन। पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए, पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए। तो गज का अंतिम अक्षर निकालेंगे बच्चों तो छोटा आ निकलेगा, क्योंकि जहां पे कोई मात्रा तो है नहीं तो छोटा आ की मात्रा घुसी हुई है इसमें। इसका मतलब हलंत लगा होता तो कोई मात्रा ना घुसी होती, कोई स्वर ना लगा होता, लेकिन हलंत नहीं लगा, इसका मतलब कि उसमें छोटा आ घुसा है। तो इससे हमने छोटा आ जब निकाल लिया बाहर तो शेष क्या बचा इस पद में, गज। अब इस पे लग गया जहां पे हलंत, हलंत इसलिए लग गया बच्चों, हलंत इसलिए लग गया क्योंकि अब इससे छोटा आ बाहर निकल चुका है। तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लीजिए, जो शेष बचा वो नीचे लिख दिया। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर निकाल लीजिए, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है, बड़ा आ, और शेष जो बचा वो नीचे लिख लीजिए नन। शेष बचा नन, वो हमने नीचे लिख लिया। अब हम देखें कि पहले पद का अंतिम अक्षर निकल गया, दूसरे पद का, पहले पद का अंतिम अक्षर निकल गया, दूसरे पद का प्रथम अक्षर निकल गया। ये दोनों आपस में बच्चों संधि करेंगे। तो हम ये जान चुके हैं कि कोई भी सजातीय स्वर आपस में मिले तो दोनों मिलकर एक दीर्घ हो जाते हैं। तो ये छोटा आ अपनी ही जाति के बड़े आ से मिल रहा है। छोटा मतलब आ की जाति तो सेम ही है ना, तो कोई भी आ
किसी भी आ से मिले, दोनों मिलकर एक बड़ा आ हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर बच्चों एक बड़ा आ बन गए, हमने उतार लिया यहाँ पे। ये दोनों कन्वर्ट हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, किसमें, एक बड़े आ में। अब इधर गज था, हलंत लगा था, इसको जोड़ दीजिए इस आ से, और इस नन को भी इससे जोड़ दीजिए। तो जा पे जब बड़ा आ मिलेगा तो बनेगा गजा, और इधर बचा था नन, नन, तो शब्द बन गया गजानन। शब्द क्या बन गया, गजानन बन गया बच्चों। क्यों, क्योंकि गज का अंतिम छोटा आ आनन के बड़े आ से मिलकर, दोनों मिलकर एक बड़ा आ बन गए, और वो आ जब जा से मिला तो शब्द बना गजानन। क्या बना, गजानन। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, जैसे गज प्लस आनंद बराबर गजानन। अब जैसे हम ले लेते हैं महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा को ले लेते हैं, तो देख लीजिए हमने पहला पद ले लिया महा, और इससे एक पद जोड़ा आत्मा। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किस पद से क्या जुड़ रहा है। महापद से आत्मा पद जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर आपस में संधि करेंगे। तो पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है, बड़ा आ। आत्मा का प्रथम अक्षर क्या है बच्चों, बड़ा आ। अब ये हम जानते हैं कि ये दोनों जो है सजाती हैं। अब महा से जब आ निकाल लिया तो इधर क्या बचा, मह, इससे क्या शेष बचा, मह। और आत्मा से जब बड़ा आ निकाल लिया तो इधर क्या शेष बचा, तमा, वो हमने नीचे उतार लिया। और पहले पद का अंतिम अक्षर यहां लिख लिया और दूसरे पद का प्रथम अक्षर यहां लिख लिया, और इन दोनों को आपस में हमें संधि करवानी है। तो हम जान चुके हैं कि बड़े आ से बड़ा आ, मतलब कोई भी आ किसी से भी आ से मिले तो वो दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर बन जाएंगे, माने एक अपनी ही जाति का दीर्घ हो गए, बड़ा आ बन गया। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, मह पे जब आ की मात्रा मिलेगी तो महा बनेगा, और तमा जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा महात्मा। क्या बनेगा बच्चों, महात्मा। तो कुल मिला के हमें यह समझना है, कोई भी सजातीय स्वर अगर अपनी ही जाति के किसी भी छोटे या बड़े स्वर से मिले तो दोनों मिलकर वो अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में, बड़े स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल ई वाला देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे रजनी और ईश, इसको देख लेते हैं। जैसे हमने शब्द ले लिया रजनी, शब्द ले लिया हमने रजनी, दूसरा शब्द ले लिया ईश, दूसरा शब्द ले लिया ईश। पहला पद है रजनी, दूसरा पद है बच्चों ईश। ध्यान दीजिएगा, पहला पद है रजनी और दूसरा पद है ईश। तो रजनी का अंतिम अक्षर क्या है, रजनी का अंतिम अक्षर है बच्चों, रजनी का अंतिम अक्षर है बड़ी ई। ईश का प्रथम अक्षर है, रजनी का अंतिम अक्षर है बड़ी ई, और ईश का प्रथम अक्षर है बच्चों बड़ी ई। शेष क्या बचा, रजनी से जब ई निकाल लिया तो शेष बचा रजन, ई स्वर बाहर निकल गया। ईश से जब ई निकाल लिया तो शेष क्या बचा, श, वो हमने नीचे लिख लिया। अब मिल क्या रहा है, ई और ई आपस में, और हमें पता है ये दोनों सजाती हैं, एक ही जाति के हैं। कोई भी सजातीय स्वर आपस में मिले, दोनों मिलकर एक स्वर में, एक दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों ई मिलकर एक बड़ी ई बन जाएंगी। तो शब्द क्या बनेगा, देखिए शब्द हमारा बनेगा रजनी। क्या बनेगा, रजनीश, रजनीश। क्यों, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ना पे लगेगी तो रजनी हो जाएगा, और शाह ये बचा था तो रजनीश। क्या बनेगा, रजनीश। तो कुल मिला के आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऊ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ये ले रहे हैं भानु प्लस उदय। देखिए शब्द है, पद है भानु, भानु प्लस उदय, उदय। तो पहले पद का अंतिम अक्षर निकालिए। तो पहले पद का जब अंतिम अक्षर निकालेंगे तो बच्चे निकलेगा छोटा ऊ, क्योंकि ना पे छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो तोड़ेंगे उसको तो छोटा ऊ निकलेगा। तो शेष क्या बचेगा, शेष नीचे लिख देते हैं भानु। क्या बचा, भानु। उदय में प्रथम वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे छोटा ऊ है, तो वो हमने निकाल लिया। तो शेष क्या बचा, दय, वो नीचे लिख दिया। भानु से हमने छोटा ऊ निकाल लिया अंतिम अक्षर, और उदय से हमने प्रथम अक्षर निकाल लिया, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ये दोनों आपस में संधि करेंगे, क्योंकि पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर आपस में संधि करते हैं। तो ये आपस में संधि करेंगे, मिलेंगे। तो छोटा ऊ अगर छोटे ऊ से मिलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर हो गए बच्चों बड़ा ऊ। क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। तो अब बड़ा ऊ हो गया, क्योंकि हमारा नियम ही यही है कि जब भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी भी स्वर से मिले, छोटे या बड़े से, तो दोनों स्वर मिलकर अपनी ही जाति के एक बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भानु से जब हमने भान, यहाँ पे हलंत लगा दें, यहाँ हलंत लगा है अभी,
और इधर छोटा ऊ निकल गया था बाहर, तो अब छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ना पे जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा भानु, भानु, और इधर बचा था दय, तो हो जाएगा दय, भानु दय, भानु दय। शब्द क्या बना बच्चों? भानुदय। तो कुल मिलाके आप समझ चुके होंगे, आ से आ मिले तो दोनों मिलकर एक बड़ा आ बन जाएंगे। किसी भी आ से कोई सा भी आ मिले, किसी भी ई से कोई सी भी ई मिले, दोनों मिलकर एक बड़ी ई बन जाएंगे। किसी भी ऊ से कोई सा भी ऊ मिले, दोनों मिलकर एक बड़ा ऊ बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या? दीर्घ संधि। इतने सारे उदाहरण हैं बच्चों, देख लीजिए, ये इतने सारे उदाहरण हैं, इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कैसे बने हैं इनको समझ लीजिए, इनमें कौन सी संधि है। जैसे कपि प्लस इंद्र, अब कपि का अंतिम अक्षर ई है, इंद्र का प्रथम अक्षर ई है, दोनों ई मिली तो एक बड़ी ई बन गई, शब्द बन गया कपींद्र। लक्ष्मी में अंतिम अक्षर बड़ी ई है, इच्छा में प्रथम अक्षर ई है, तो पहले पद का अंतिम अक्षर दूसरे पद का अंतिम अक्षर माने दोनों ई आपस में मिलकर एक बड़ी ई बन जाएंगे, तो शब्द बन जाएगा लक्ष्मीच्छा। और बाकी के आप सभी ये हल कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली संधि देखते हैं। अगली संधि देखते हैं बच्चों। अगली संधि है बच्चों गुण संधि। पहली संधि थी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में हमने क्या सीखा? दीर्घ संधि में हमने सीखा कोई भी आ, छोटा या बड़ा, कोई भी आ किससे मिले? छोटे आ से या बड़े आ से। कोई भी आ किसी भी आ से मिले तो ये दोनों मिलकर, जो भी दो मिलेंगे छोटे या बड़े आ आपस में, वो दोनों मिलकर एक बड़े आ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने सीखा कोई भी ई, छोटी ई या बड़ी ई किससे मिले? किसी भी छोटी ई या बड़ी ई से मिले तो दोनों मिलकर एक बड़ी ई हो जाएंगी। और क्या सीखा हमने? कोई भी ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर मिलता है किसी भी दूसरे छोटे ऊ या बड़े ऊ से तो दोनों मिलकर एक बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो यही मैंने कहा था, कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिले तो दोनों मिलकर अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि, और ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब है नंबर किसका? गुण संधि का। तो गुण संधि किसको कहते हैं बच्चों? यदि कभी, अगर कभी आ का मेल, ध्यान दीजिए, अगर कभी छोटे आ या फिर बड़े आ, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही जाति से, कोई सा भी आ हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी छोटे आ या बड़े आ का मेल, छोटे आ या बड़े आ का मेल ई उ अथवा री से हो, किससे हो? चाहे तो छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए, या फिर आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो जाए, या फिर किसी भी आ का मेल री से हो जाए, तो क्या होता है? आ से बच्चों ई मिलेगी तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। आ से बच्चों ऊ मिलेगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, और आ से बच्चों री मिलेगा तो दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। अर, रा पे हलंत होगा, अर हो जाएंगे। तो ये नियम है किसका? गुण संधि का। बच्चों संधि कुछ नहीं है, संधि सिर्फ ये है कि किस वर्ण के किस वर्ण से मिलने पर क्या वर्ण बन जाएगा, इसी को समझना है। ये बिल्कुल रटने वाली प्रोसेस है, समझने वाली प्रोसेस है, और समझने के साथ साथ रटने वाली प्रोसेस है। तो अगर आ से ई मिले, किसी भी आ से, छोटे या बड़े, किसी भी आ से कोई सी भी ई मिले तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। किसी भी आ से कोई भी ऊ मिले तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। किसी भी आ से री मिले तो दोनों मिलकर बच्चों अर हो जाते हैं। और यही हो जाना क्या कहलाता है? गुण संधि। क्या हो जाता है? गुण संधि। अगर कभी आ का मेल ई उ अथवा री से हो तो क्रमशः आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। माने आ से ई मिलेगी कोई भी, किसी भी आ से कोई भी ई मिले तो ए हो जाना है। किसी भी आ से कोई भी ऊ मिले ओ हो जाना है। किसी भी आ से री मिले अर हो जाना है। और इसको नाम दिया गया गुण संधि। यही चीज मैंने यहां भी लिख रखी थी कि आ से अगर ई मिले तो ए हो जाना है, आ से अगर ऊ मिले तो ओ हो जाना है, आ से अगर री मिले तो अर हो जाना है। आ कोई भी हो, ई कोई भी हो, छोटी या बड़ी।
बात है जाति की, आ जाति से ई जाति मिलेगी तो ए स्वर में बदल जाएगी, चाहे आ जाति का छोटा स्वर चाहे बड़ा स्वर, ई जाति का चाहे छोटा स्वर चाहे बड़ा स्वर, फर्क नहीं पड़ता। आ जाति से ई जाति का कोई भी स्वर मिलेगा तो ए हो जाना है, आ जाति से ऊ जाति का कोई भी स्वर मिलेगा तो ओ हो जाना है बच्चों, ओ, और आ जाति से री मिलेगा तो अर हो जाना है। इसको हम कहते हैं गुण संधि। अब इसी हिसाब से आप लोग याद कर लीजिए इसको, आ के ई मिलने पर ए, आ के ऊ को मिलने पर ओ, और आ के री के मिलने को अर कहते हैं, अर हो जाता है मतलब। इसको तथ्य को समझ लीजिए, फिर आगे चल के चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है जैसे नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, जो कि अभी हम लोगों ने किया था। नर का अंतिम अक्षर बच्चों आ है और ई का प्रथम अक्षर बच्चों ई है, तो ये आ और ई आपस में मिलेंगे तो ये ओ हो जाए, ए हो जाएंगे, और ए जब हो जाएंगे तो रा पे चूंकि आ निकलने पर हलंत लग गया था, तो ये दोनों मिलकर जब ए हुए तो हलंत वाले अक्षर पर ही मात्रा जाके लगेगी, तो शब्द बनेगा नरेश। कैसे, उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे नर प्लस ईश, ये दो पद हैं, तो पहले पद का हमें अंतिम अक्षर निकालना है, तो हमने निकाल लिया आ, क्योंकि रा पे कोई मात्रा नहीं है तो आ निकलेगा, तो शेष क्या बचा बच्चों, नर, हलंत लग गया रा पे, आ निकाल लिया तो हलंत वाला अक्षर रा बचा। ईश में से प्रथम वर्ण लिया हमने तो ई, तो बच्चों शेष क्या बचा, शा। अब इधर संधि किसकी हो रही है, आ और ई की, पहले पद के अंतिम अक्षर की और दूसरे पद के प्रथम अक्षर की ही संधि होती है, तो आ और ई की संधि होगी। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं, कोई भी आ किसी भी ई से मिले तो ए हो जाता है, ए हो गया, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, शब्द क्या बनेगा, रा से जब ए मिलेगा तो न रे, और ये शा मिलेगा तो शा, नरेश। नर प्लस ईश बराबर नरेश। अब कोई कहे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें भैया गुण संधि हुई है। क्यों, क्योंकि आ और ई का मिलना, आ और ऊ का मिलना, आ और री का मिलना गुण संधि कहलाता है, और उनके मिलने पर क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आ और ई के मिलने पर कोई भी आ किसी भी ई से मिले ए हो जाता है, कोई भी आ किसी भी ऊ से मिले ओ हो जाता है, कोई भी आ अगर री से मिले तो अर हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। तो हमने आ और ई को मिलाया तो ए बना दिया, और इनके मिलाने से ये शब्द बन गया नरेश, इसमें गुण संधि हुई है। अब अगला देख लीजिए, इसी तरीके का मिलता जुलता है, सुर धन ईश बराबर सुरेश, इसका भी आ इस ई से मिलेगा तो ए हो गया। महा प्लस ईश, अब इसको देख लेते हैं, महा प्लस ईश, तो महा का अंतिम अक्षर बच्चों बड़ा आ, ईश का प्रथम अक्षर बच्चों बड़ी ई, आ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएंगे। अब महा से जब आ निकाला तो शेष क्या बचा था, मह। ईश से जब ई निकाल लिया तो शेष क्या बचा था, शा। अब आ और ई आपस में जब मिल गए तो इनकी जगह क्या आ गया, ए, तो ये ए इससे जुड़ जाएगा इन दोनों अक्षरों के बीच में, तो जब ए जुड़ेगा तो हा पे लगेगी ए की मात्रा, तो शब्द बनेगा महे, और ये शा जुड़ जाएगा तो महेश। तो महाधन ईश बराबर महेश, ऐसे करके। अगला समझिए, जैसे उमा धन ईश, ये तो मान लो ही गया। अब ऊ वाला उदाहरण उठाते हैं कोई, जैसे नर प्लस उत्तम, इसको ले लेते हैं, नर प्लस उत्तम, इन दोनों पदों की हमें संधि करनी है, इन दोनों पदों की संधि करनी है। तो नर का अंतिम अक्षर बच्चों क्या है, आ, अंतिम अक्षर जरूर निकालना, पहले पद का अंतिम अक्षर निकाला तो आ, शेष क्या बचा, जब आ निकाल लिया तो रा पे हलंत लग गया। उत्तम का बच्चों प्रथम वर्ण क्या है, तो ऊ, शेष क्या बचा, तम। अब पहले पद का अंतिम अक्षर निकाल लिया, दूसरे पद का प्रथम अक्षर निकाल लिया, तो इनके निकालने के बाद इनकी क्या होगी, आपस में संधि होगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनमें परिवर्तन आएगा। तो आ से ऊ मिलता है तो बच्चों क्या होता है, ओ होता है, ऐसा हम लोग गुण संधि के नियम में सीख चुके हैं। तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, तो शब्द क्या बनेगा, न। अब रा पे ओ की मात्रा लगेगी तो रो, और तम पहले से था ही, तम, रोत्तम। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मानव प्लस उचित, शब्द हमारा मानव प्लस उचित, इनकी संधि करके देखते हैं। मानव का अंतिम अक्षर बच्चों क्या है, अंतिम अक्षर मानव में निकालेंगे तो बच्चों छोटा आ निकलेगा, क्योंकि वहां पे कोई मात्रा नहीं है, हलंत भी नहीं है, तो छोटा आ निकला। शेष क्या बचा, मानव, वहां पे हलंत लग गया क्योंकि आ बाहर निकल चुका है। उचित का प्रथम वर्ण बच्चों निकाल लीजिए, तो ऊ निकाल लिया, शेष क्या बचा, चित। अब इन दोनों की संधि होगी जो निकाले थे, पहले पद का
अंतिम अक्षर, दूसरे पद का प्रथम अक्षर, इनकी संधि होगी। तो आ से ऊ मिलने पर क्या होता है, किसी भी आ से मिलने पर क्या होता है, ऊ मिलता है। तब आ से ऊ मिले तो क्या होता है, ओ होता है। तो ये दोनों मिलेंगे जब आ और ऊ, तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों ओ में। यही परिवर्तन क्या है, यही परिवर्तन तो हमें समझना है कि किस स्वर के मिलने से कौन सा स्वर क्या हो जाता है। आ और ऊ आपस में मिलेगा तो ओ हो जाएगा। और ये नियम किसका है, गुण संधि का। आ से ई मिले तो ए, आ से ऊ मिले तो ओ, आ से री मिले तो अर। गुण संधि में यही तीन चीजें समझनी है। आ से, किसी भी आ से कोई भी ई मिले तो ए हो जाना है। किसी भी आ से कोई भी ऊ मिले तो दोनों का मिलकर ओ हो जाना है। किसी भी आ से री मिले तो दोनों का मिलकर अर हो जाना है। तो यहां पर आ ऊ से मिला तो ओ हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में। मान, वहां पे ओ की मात्रा लगेगी तो मनवो, और इधर बचा था चित, शब्द बन गया मानवोचित। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक री वाला भी समझा देते हैं। इससे पहले कि मैं री वाला एग्जाम्पल समझाऊं कि आ से री मिलेगी तो अर हो जाएगा, एक चीज समझ लीजिए। अगर कभी आधा रा, अगर कभी आधा रा हलंत लगा हुआ रा अगर किसी पद से मिले, किसी पद से मिले तो ध्यान रखना बच्चों, आधा रा कभी भी लिखा नहीं जाता, वो हमेशा अगले वाले व्यंजन पे आधा रा। आप जानते हैं जैसे आधा का, जैसे हमने लिखा पप पू, तो इसमें अगर इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो ये आधे हलंत वाला संयुक्त होगा कि नहीं होगा पा के साथ। तो कैसे संयुक्त होगा, ये हलंत वाला अक्षर आगे वाले व्यंजन से जुड़ जाता है ना, तो ऐसे बन जाएगा पप्पू। लेकिन रा के केस में क्या होता है बच्चों, रा के केस में ये होता है जैसे हमें लिखना कर्म, रा पे हलंत लगा है, तो रा पे अगर हलंत लगा हो तो रा हमेशा आगे वाले अक्षर के ऊपर ऊपर लग जाता है। जैसे कैसे, कर्म, माने ये जो रा लगा है ये का के बाद जो आधा हलंत वाला रा था वही आगे वाले अक्षर के ऊपर लग गया है। रा हलंत वाला हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो आधा रा हमेशा ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा, आधा रा हमेशा अगले व्यंजन के ऊपर जाता है। तो आइए अब एग्जांपल एक रा वाला उठा लेते हैं। देखिए जैसे शब्द दिया गया महाधन ऋषि, इसको ले लेते हैं पहले। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है। अब हमें पता है कि पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ही आपस में संधि करते हैं। तो जब इन दोनों पदों को आपस में जोड़ा जाएगा तो पहले पद का अंतिम अक्षर क्या होगा, बड़ा आ, क्योंकि महा से हा से बड़ा आ की मात्रा लगी, तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, बड़े आ का अंतिम अक्षर आ निकलेगा। तो शेष क्या बचा बच्चों, मह। जब बड़ा आ निकाल लिया हा से तो हा पे हलंत लग गया। ऋषि से प्रथम वर्ण, चूंकि री अपने आप में एक स्वर है, वो अपने आप में एक वर्ण है, वो किसी पे डिपेंड तो है नहीं, किसी में घुसा तो है नहीं, तो प्रथम वर्ण के रूप में री इधर आ गया। तो शेष क्या बचा, सी। अब आ, कोई भी आ री से मिले, कोई भी आ बच्चों री से मिले तो दोनों का मिलके अर हो जाता है, अर हो जाता है। ये हम गुण संधि का नियम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अर हो गया। अब इनको आपस में जो बचा था शेष उसको जोड़ दीजिए। हा से आ मिला, हा हलंत था, आ मिला तो हा पूरा हो गया, क्योंकि हलंत वाले अक्षर से छोटा आ मिले तो सिर्फ हलंत हटता है, हलंत हट गया। अब बचा आधा रा और फिर आगे बचा शी, तो शब्द बना महर्षि। अब लेकिन चूंकि आधा रा हलंत वाला ऐसे तो लिखा रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हलंत वाला रा हमेशा आगे वाले व्यंजन के ऊपर उड़ा दिया जाता, तो वो हम उड़ा देंगे। तो शब्द बनेगा महर और शी के ऊपर रा उड़ गया, अगले व्यंजन के ऊपर रा उड़ गया वो, तो महर्षि ऐसे करके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज हमने दो नियम सीखे, एक तो सीखा दीर्घ संधि का नियम और एक सीखा गुण संधि का नियम। बाकी जो तीन नियम हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि, वो हम अगले वीडियो में बच्चों सीखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ताकि संधि आपकी अच्छी हो सके। संधि अगर आपकी अच्छी है तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए मुझे यहीं विदा करिए, नमस्कार।